हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट एग्रो क्लासेस। आज हम लोग ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे, यानी रक्त का स्कंदन पढ़ेंगे। ये जेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से हम लोग देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त स्कंदन कैसे होता है और ये किस किस प्रक्रियाओं के द्वारा पूर्ण होगा। ब्लड क्लॉटिंग या रक्त स्कंदन, जब भी हम लोगों को चोट लगती है तो हमारी बॉडी से ब्लीडिंग यानी रक्त का स्राव होना शुरू हो जाता है। पर अगर हम लोग देखें ध्यान से तो कुछ देर में वो रक्त का स्रवण यानी जो खून का बहना था वो बंद हो जाता है और वहां पे आपको एक ब्राउन कलर की स्किन दिखाई देती है। उसी को अपन क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो रक्त स्कंदन क्यों किया जाता है? रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए। अगर हम लोग देखें कि ब्लड क्लॉटिंग या रक्त स्कंदन क्यों होता है, तो रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए, रक्त के बहिर्प्रवाह को रोकने के लिए रक्त स्कंदन होता है। अब यहां पर ध्यान देंगे कि रक्त स्कंदन की खोज, पहले ये देखेंगे कि इसका सिद्धांत किसने दिया था। देखिए बेटा, इसका सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत दिया था मैकफार्लेन और उनके साथियों ने। पर सिद्धांत था क्या? सिद्धांत था एंजाइम कैस्केड सिद्धांत। सिद्धांत कौन सा था? एंजाइम कैस्केड सिद्धांत। अब बच्चों देखो, कैस्केड का मतलब क्या होता है? एंजाइम यानी इसमें एंजाइमों का प्रयोग किया जाएगा। कैस्केड का मतलब होता है जो एक पद से दूसरे पद में पूर्ण हो, उसको अपन क्या कहते हैं? कैस्केड कहते हैं। यानी लगातार चलने वाले प्रक्रियाओं को अपन क्या कह सकते हैं? कैस्केड कह सकते हैं। और ये प्रक्रियाएं पदों में पूर्ण होती है। ये प्रक्रियाएं किसमें पूर्ण होंगी? पदों में पूर्ण होंगी। तो इसीलिए इसको अपन क्या कहेंगे? एंजाइम कैस्केड सिद्धांत कहेंगे। इस सिद्धांत की खोज किसने की थी? इस सिद्धांत की खोज किसने की है? मैकफार्लेन व उनके साथियों ने इसकी खोज की है। तो ध्यान रखिएगा कि खोज किसने की थी? मैकफार्लेन व साथियों ने इनकी खोज की है। सिद्धांत का नाम क्या है? एंजाइम कैस्केड सिद्धांत है। यह कितने पदों में पूर्ण होता है? तो यह 3 पदों में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया है। ये कितने पदों में पूर्ण होती है? 3 पदों में पूर्ण होगी। ध्यान रखिएगा, ये कितने पदों में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया है? 3 पदों में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया है। जेट 2023 में क्वेश्चन आया था कि जो ब्लड क्लॉटिंग है, रक्त स्कंदन है, ये कितने पदों में पूर्ण होता है? 3 पदों में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया है। पहला पद क्या कहलाता है? पहला पद ये कहता है कि किसका स्रवण होना चाहिए? थ्रोम्बो प्लास्टिन का स्रवण। पहला पद क्या कहेगा? कि थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रवण होना चाहिए। दूसरा पद क्या कहता है? कि प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। और तीसरा पद क्या कहता है बेटा? तीसरा पद क्या कहेगा? कि फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन। तो देखिए, एंजाइम कैस्केड सिद्धांत क्या कह रहा है कि सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रवण होगा, उसके बाद में क्या होगा? इस थ्रोम्बोप्लास्टिन से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलेगा और इस थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजन किस में बदल जाएगा? फाइब्रिन में बदल जाएगा। तो कितने पदों में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया है? 3 पदों में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया है। अपन देखेंगे प्रक्रिया कहती क्या है। देखिए, जब भी आप चोटग्रस्त होते हैं, जब भी आप चोटग्रस्त होंगे या शरीर में जब हम लोग चोटग्रस्त होंगे तो ऐसे में ब्लड निकलेगा और ब्लड निकलने की वजह से
ब्लड निकलने की वजह से एक पदार्थ निकलता है बेटा हमारे प्लेटलेट से। हमारे प्लेटलेट से एक स्त्राव का स्रवण होगा जिसको अपन कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कहेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो दो प्रकार के थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रवण होता है, एक तो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एक एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग चोटग्रस्त हो जाते हैं, वह रक्त स्त्राव होना शुरू हो जाता है, तो हमारी प्लेटलेट्स के द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रवण होता है। किसका स्रवण होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रवण होगा। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की उपस्थिति में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैल्शियम, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की उपस्थिति में किसको सक्रिय करता है बच्चों? थ्रोम्बोकाइनेस को सक्रिय करेगा। किसको सक्रिय करेगा? थ्रोम्बोकाइनेस को सक्रिय करेगा। अब आप पूछोगे कि मैम ये सारी चीजें थ्रोम्बोकाइनेस या फिर प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजन, ये सारी चीजें कहां पे पाई जाती हैं? सबसे पहले तो देखिए, प्लेटलेट्स किसका स्रवण करती हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन का। बाकी थ्रोम्बोकाइनेस, जो प्रोथ्रोम्बिन है या फाइब्रिनोजन है, ये सारी हमारे रक्त में पड़ी हुई हैं, पर ये सक्रिय ना होकर के अक्रिय अवस्था में पड़ी है। जब भी खून बहता है बच्चों, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रवण होती है और जितनी भी अक्रिय चीजें हैं वो क्या, ये सक्रिय अवस्था में बदलना शुरू हो जाती है। तो थ्रोम्बोकाइनेस सक्रिय हो जाता है, और ये थ्रोम्बोकाइनेस कैल्शियम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? कैल्शियम की उपस्थिति में, वह वायु की उपस्थिति में, प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन जो कि कैसा है? अभी अक्रिय है या निष्क्रिय है, इसको किस में बदल देगा? थ्रोम्बिन में बदलेगा। ये थ्रोम्बिन कैसा होगा बच्चों? ये थ्रोम्बिन हो जाता है सक्रिय। तो वापस से देखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट्स द्वारा स्रावित होगा। प्लेटलेट्स द्वारा स्रावित ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और वायु की उपस्थिति में थ्रोम्बोकाइनेस को सक्रिय करेगा। रक्त के अंदर पड़ा हुआ ये थ्रोम्बोकाइनेस, ये थ्रोम्बोकाइनेस वायु और कैल्शियम की उपस्थिति में जो रक्त के अंदर पड़ा हुआ निष्क्रिय, जो रक्त के अंदर पड़ा हुआ निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन है, उसको क्या करेगा? सक्रिय बनाएगा। किसमें परिवर्तित कर देगा? थ्रोम्बिन के अंदर। और ये थ्रोम्बिन कैल्शियम की उपस्थिति में फाइब्रिनोजन कौन सी अवस्था में पड़ा हुआ है? रक्त के अंदर निष्क्रिय अवस्था में पड़ा हुआ है, इसको क्या करेगा? सक्रिय अवस्था में बदलेगा। किस में बदलेगा? फाइब्रिन में बदलेगा। डन। देखिए वापस से, थ्रोम्बोकाइनेस प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय अवस्था थ्रोम्बिन में बदल रहा है। अब ये थ्रोम्बिन वापस से फाइब्रिनोजन को किस में बदलेगा? फाइब्रिन में बदलेगा। अब ये फाइब्रिन मोनोमर कंडीशन में पाया जाता है। फाइब्रिन एकलक के रूप में पाया जाएगा बच्चों, एकलक के रूप में पाया जाता है। और एकलक के साथ ही साथ ये जो फाइब्रिन का जो संरचना होती है वो एक धागे नुमा होती है। फाइब्रिन कैसा दिखाई देता है? धागे नुमा दिखाई देता है। तो फाइब्रिन एकलक अवस्था में है, यानी मोनोमर कंडीशन में है। एफएसएफ के द्वारा ये फाइब्रिन एकलक फाइब्रिन बहुलक में बदलता है। फाइब्रिन एकलक किसमें बदलेगा? फाइब्रिन बहुलक में। और ये जो धागे समान संरचनाएं हैं, ये बहुलक बनाने के बाद में, ये बहुलक की अवस्था में एक जाल जैसी संरचना बनाती है। किसके जैसी संरचना बनाएगी? जाल जैसी संरचना बनाएगी। अब सोचो, जाल से भी तो काम बनेगा नहीं, खून तो वैसे ही बहता रहेगा। जैसे कि आप छन्नी से कुछ चीजें जैसे कि द्रव छानते हो, ऐसे ही यहां पर भी क्या बन गई है? एक जाल जैसी संरचना बन गई है। अब भी रक्त बाहर की ओर बह सकता है। तो इसके लिए रक्त को रोकने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को सीमेंटिंग करनी पड़ेगी।
तो मृत उत्तक मृत उत्तक व मृत रक्त कोशिका। अब बच्चों सोच के देखो, खून बाहर बह गया तो अब ये सक्रिय तो होगा नहीं। जो भी खून जो बाहर बहा हुआ है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और जो जहां पर आपको चोट लगी है वहां के उत्तक सारे के सारे मृत हो गए। ये सारी की सारी चीजें इस जाल के ऊपर एक सीमेंट बनाने का काम करेगी और यहां पर एक क्लॉट का निर्माण होगा। यहां पर किसका निर्माण होगा? एक क्लॉट का निर्माण होगा और इसी क्लॉट को अपन क्या कहेंगे? कोगुलम। क्या कहेंगे? कोगुलम। और इसी को अपन क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉट। तो ध्यान रखिए, एक बार वापस से इस पूरे प्रोसेस को अपन रिपीट कर लेते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों तो सब कुछ समझ में आएगा। चोटग्रस्त वश रक्त स्त्राव जब भी होगा, जब जहां पर अपन को चोट लगेगी वहां से रक्त स्त्राव होना शुरू होगा। रक्त स्त्राव होने की वजह से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कुछ शरीर के बाहर आ जाएंगी और कुछ क्षतिग्रस्त स्थानों पर रहेंगी। इसकी वजह से एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रवण होता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की उपस्थिति में किसको सक्रिय करेगा? थ्रोम्बोकाइनेस को। किसको सक्रिय करेगा बच्चों? थ्रोम्बोकाइनेस को सक्रिय करेगा। ये थ्रोम्बोकाइनेस प्रोथ्रोम्बिन को, ये थ्रोम्बोकाइनेस प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देगा? थ्रोम्बिन में बदल देगा कैल्शियम की उपस्थिति में। अब ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलेगा। फाइब्रिन एकलक के रूप में पाया जाता है और एक ये धागे नुमा संरचना है। ये FSF की उपस्थिति में ये धागे नुमा संरचना यानी फाइब्रिन एकलक बहुलक में बदल जाता है और बहुलक की अवस्था में ये एक जाल जैसी संरचना बनाता है। अब इस जाल जैसी संरचना में रक्त फिर भी बाहर निकल सकता है, इसीलिए इस रक्त को रोकने के लिए आपको जरूरी है कि आप यहां पर सीमेंटिंग कर दें। तो जो भी मृत उत्तक था, जब चोट लगी तो यहां पर जो उत्तक था वो मृत हो गया, उसकी सीमेंटिंग की जाती है। जो हमारी रक्त कोशिकाएं जो मर गई हैं, जो बाहर चली गई थी और जो क्षेत्रग्रस्त स्थानों पे हैं, वो सारी मृत कोशिकाएं यहां पर इकट्ठा होकर के इसकी सीमेंटिंग कर देती है और जिसकी वजह से रक्त बहना बंद हो जाता है, क्योंकि यहां पर एक ब्राउन कलर के लेयर का निर्माण हो गया जिसको अपन क्या कहेंगे? कोगुलम कहेंगे या ब्लड क्लॉट कहेंगे। क्या कहेंगे? कोगुलम कहेंगे या फिर ब्लड क्लॉट कहेंगे। तो एक और चीज कि रक्त स्कंदन में आवश्यक आयन कौन सा है बेटा? कैल्शियम आयन होगा। अगर कैल्शियम आयन ना हो तो रक्त स्कंदन होगा ही नहीं। और ये जेट का बहुत फेमस क्वेश्चन है, कम से कम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, रक्त स्कंदन में आवश्यक विटामिन। तो विटामिन कौन सा यहां पर आवश्यक होगा? विटामिन के। विटामिन के यहां पर आवश्यक होता है बच्चों। विटामिन के क्या करेगा? विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। तो ध्यान रखिएगा, रक्त स्कंदन में आवश्यक आयन कौन सा है? कैल्शियम आयन है, इसके बिना रक्त स्कंदन होगा ही नहीं। रक्त स्कंदन में आवश्यक विटामिन कौन सा है? विटामिन के, इसके बिना भी रक्त स्कंदन नहीं होगा, क्योंकि ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? ये यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। और आपने देखा ही है कि दूसरे स्टेप में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल रहा था। अगर प्रोथ्रोम्बिन का बनना ही रुक गया, अगर प्रोथ्रोम्बिन बनेगा ही नहीं तो रक्त का स्कंदन होगा ही नहीं। तो बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज रह गई है, FSF। ये रक्त
स्कंदन कारक 13 है, 13 है। हमेशा रक्त स्कंदन कारक को अपन रोमन संख्या में लिखते हैं। इसका नाम होता है FSF, जिसको अपन कहते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर बच्चों इसको कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रक्त स्कंदन के लिए 3-4 चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक है। पहला क्या आवश्यक है? पहला आवश्यक है हमारा कैल्शियम आयन, दूसरा आवश्यक है हमारा विटामिन के, और तीसरा आवश्यक है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। यहां पर 2 प्रकार के रक्त स्कंदन कारकों का हम लोगों ने उपयोग किया। पहला तो था कैल्शियम, ये रक्त स्कंदन कारक चौथे को दर्शाता है, ये रक्त स्कंदन कारक चौथे को दर्शाएगा, जबकि FSF ये रक्त स्कंदन कारक 13वें को दर्शाएगा, जिसको का पूरा नाम क्या है? फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। ये एकलक से बहुलक में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। तो कैल्शियम क्या है? रक्त स्कंदन कारक 4th है। ओके बच्चों, तो आज का सेशन अपन यहीं पर एंड करते हैं। होप सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये टॉपिक आप जेड के एग्जाम के पहले 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं। ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए, जैसे कि आयरन, विटामिन, यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां से अपन सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।